हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुड्रो, ऑप्शन 2 रॉस, ऑप्शन 3 बकिमधन, ऑप्शन 4 कार्ल सैनिक। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन बकिमधन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए बुद्धि संरचना मॉडल, ऑप्शन ए एक खंड सिद्धांत, ऑप्शन 3 बहुखंड सिद्धांत, ऑप्शन 4 द्विखंड सिद्धांत। तो बुद्धि का जो एक खंड सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत है, वो बीने के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का द्विखंड जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का बहुखंड जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक व गार्डनर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। बुद्धि संरचना मॉडल गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया और गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि संरचना को 5 स्तरों में बांटा था। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी IQ 90 से 110 के बीच है, वह बालक है। तो जिस बालक का IQ 90 से लेकर के 110 के बीच होता है वह ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन 2 औसत, ऑप्शन 3 श्रेष्ठ, ऑप्शन 4 क्षीण। तो इसका सही उत्तर है औसत बुद्धि, यानी IQ 90 से लेकर के 110 वाले बालक को सामान्य बालक, सामान्य बुद्धि बालक या फिर औसत बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए ईस्टर्न, ऑप्शन 2 टर्मन, ऑप्शन 3 बीने, ऑप्शन 4 फ्रांसिस गाल्टन। तो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह बालक किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, टर्मन के द्वारा एक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया गया है, IQ = MA/CA/100। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मंदबुद्धि बालक। अगला प्रश्न है, अधिगम के 2 तत्व बताइए, किसने? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन 2 जॉन एडम्स, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 प्रोफेसर यशपाल। तो अधिगम के 2 तत्व जॉन एडम्स ने बताए थे, जबकि जॉन डीवी ने अधिगम के 3 तत्व बताए थे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन है। ऑप्शन ए आत्मा का, ऑप्शन 2 आदतों का, ऑप्शन 3 चेतना का, ऑप्शन 4 व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो मनोविज्ञान अध्ययन किसका है? ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन 2 अध्यापक, ऑप्शन 3 पाठ्यक्रम, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व सभी हैं, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आजीविका कमाना, ऑप्शन 2 पढ़ना लिखना सिखाना सीखना, ऑप्शन 3 बौद्धिक विकास, ऑप्शन 4 सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। दोस्तों, हार्वर्ड का जो पंचपदीय सिद्धांत है ये पाठ योजना से संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन 2 प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 3 उद्देश्य, ऑप्शन 4 मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मूल्यांकन, यानी हार्वर्ड का जो पंचपदीय सिद्धांत है उसमें उन्होंने मूल्यांकन के संदर्भ में बात नहीं की थी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के कितने सोपान हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। तो माइक्रो टीचिंग के कितने सोपान हैं? 6 सोपान। अगला प्रश्न है, एलेन व रेयान के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या है। तो दोस्तों, एलेन व रेयान के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या 14 बताई गई है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन 2 कार्डवेल कुक, ऑप्शन 3 किलपैट्रिक, ऑप्शन 4 कमेनियस। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन 2 अनुकरण, ऑप्शन 3 मॉडलिंग, ऑप्शन 4
अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं यानी मोटिवेशन के सोर्स हैं। ऑप्शन ए आवश्यकता, नंबर 2 ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन 2 प्रणोद, ऑप्शन 3 प्रोत्साहन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यह जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए मुनरो, ऑप्शन 2 हरलॉक, ऑप्शन 3 गैरेट, ऑप्शन 4 फ्रोवेल। तो विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यह जो परिभाषा है वो मुनरो के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जोन्स के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं जोन्स ने बाल विकास की बताई थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 11। तो जोन्स के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सारस अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो सारस जो अवस्था है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन 2 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 किशोरावस्था। तो सारस जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संवेग जिसे हम इमोशन के नाम से भी जानते हैं, संवेग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए इमोकेयर, ऑप्शन 2 इमोवेयर, ऑप्शन 3 इमोशनल, ऑप्शन 4 इमोलेशन। तो संवेग शब्द की जो उत्पत्ति है वो इमोवेयर शब्द से हुई है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो दोस्तों, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को 3 स्तरों में विभाजित किया, जबकि 6 अवस्थाएं बताई थी। यानी एक स्तर में, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं होती है, तो 3 स्तर, 3 3 3 दूना 6, 6 अवस्थाएं बताई थी और स्तरों की संख्या कितनी बताई थी? 3। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है यानी ग्रुप टीचिंग का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए बच्चों का समूह, ऑप्शन 2 शिक्षकों का समूह, ऑप्शन 3 बच्चों व शिक्षकों का समूह, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ग्रुप टीचिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षकों का जो समूह होता है। जब एक शिक्षक का समूह किसी एक कक्षा को टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसे दल शिक्षण कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही दिया गया है, शिक्षकों का समूह दल शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 कोहलबर्ग, ऑप्शन 4 कोहलर। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में प्रश्नों की संख्या होती है। तो बुद्धि का जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है वो टर्मन के द्वारा दिया गया परीक्षण है। इस परीक्षण में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन 2 90, ऑप्शन 3 90 और ऑप्शन 4 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 90 प्रश्न। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिगम का द्वितीयक नियम है। तो दोस्तों, अधिगम के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 में उनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। उस पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के कुल 8 नियम बताए थे, जिनमें 3 मुख्य नियम थे और 5 उनमें गौण नियम थे। जो मुख्य नियम हैं उनको प्राथमिक नियम बोलते हैं, जो द्वितीयक नियम हैं, जो गौण नियम हैं उनको द्वितीयक नियम बोलते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिगम का द्वितीयक नियम है, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये जो तीनों नियम हैं ये अधिगम के मुख्य नियम हैं। और चौथा ऑप्शन है आंशिक क्रिया का नियम, ये अधिगम का गौण नियम है जिसको हम द्वितीयक नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किए गए? तो दोस्तों, सीखने के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा
1913 में दिए गए हैं, लेकिन किस पुस्तक में दिए गए? ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन 2 शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन 3 एनिमल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 4 सामाजिक मनोविज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1913 में उनके द्वारा ये शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी गई है। और इस शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में अधिगम के कुल 8 नियम बताए गए हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।